गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्ट 7 में हमने पढ़ा था अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठीक है ना। तो पहला था उसमें अधिक क्रियाशील तत्व, दूसरा मध्यम क्रियाशील तत्व और तीसरा था निम्न क्रियाशील तत्व। तो अधिक क्रियाशील तत्व कौन कौन से थे? ये तो है अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। ये तो है अधिक क्रियाशील तत्व। फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, ये सभी है मध्यम क्रियाशील तत्व। क्रियाशील तत्व और बाकी के दो निम्न क्रियाशील तत्व। तो हमने पढ़ा था अयस्क का सांद्रण। तो सबसे पहले अयस्क लेंगे। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला अधिक क्रियाशील तत्व, दूसरा मध्यम क्रियाशील तत्व और तीसरा कम क्रियाशील तत्व, ठीक है ना। अधिक में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। मध्यम में फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी और कम में लास्ट में सोना और चांदी, ठीक है ना। इसको हम कौन सी विधि द्वारा अलग करते हैं? अशुद्धि को विद्युत अपघटन विधि द्वारा, अपघटन विधि द्वारा। लास्ट में हमें क्या प्राप्त होगा? शुद्ध धातु। मध्य में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कार्बोनेट के रूप में, ऐसी अशुद्धि अशुद्धि जिसमें कार्बोनेट अयस्क शामिल हो, ठीक है ना। दूसरा होता है जिसमें सल्फाइड शामिल हो। यदि जिसमें कार्बोनेट शामिल हो तो उसको हम कौन सी विधि द्वारा अलग करते हैं? निस्तापन। यदि सल्फाइड अयस्क हो तो उसको हम भर्जन विधि द्वारा अलग करते हैं। कौन सी विधि द्वारा? भर्जन। दोनों से हमें क्या प्राप्त होंगे? ऑक्साइड। क्या प्राप्त होंगे? ऑक्साइड। मतलब उस अयस्क के साथ कौन सी गैस शामिल होती है? ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन को अलग करना है तो कौन सी विधि द्वारा अलग करते हैं? अपचयन विधि द्वारा। अपचयन का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को बाहर निकालना होता है और लास्ट में हमें क्या प्राप्त होती है? शुद्ध धातु, ठीक है। ये तो हो गया अधिक क्रियाशील तत्व। दूसरा मध्यम क्रियाशील तत्व। 2 होते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क के रूप में। कार्बोनेट है तो निस्तापन विधि द्वारा और सल्फाइड है तो भर्जन विधि द्वारा। और दोनों से वापस लास्ट में क्या प्राप्त होता है? ऑक्साइड। मतलब उसमें ऑक्सीजन गैस शामिल होती है। अब ऑक्सीजन गैस को निकालना होता है तो कौन सी विधि द्वारा निकालते हैं? अपचयन विधि द्वारा। और लास्ट में हमें क्या प्राप्त होती है? शुद्ध धातु। और कम क्रियाशील ऑलरेडी स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, इसको अलग करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधिक क्रियाशील तत्व का डिस्कशन। कौन सी विधि द्वारा? विद्युत अपघटन। उसके बाद में हम कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में कौन सी परिभाषा? विस्थापन के बारे में। यदि अयस्क सल्फाइड के रूप में हो तो भर्जन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कितनी विधि हो जाएगी? 1, 2 और 3। इसमें देखो अधिक क्रियाशील तत्व में फेरस भी शामिल है, ठीक है ना। और मध्य में लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी।
अधिक क्रियाशील तत्व का निष्कर्षण कौन सी विधि द्वारा होती है? विद्युत अपघटन विधि द्वारा। एक नंबर का सवाल आ सकता है कि अधिक क्रियाशील तत्वों का निष्कर्षण कौन सी विधि द्वारा होता है, तो आपको क्या लिखना है? विद्युत अपघटन विधि। यदि कार्बोनेट एस के रूप में है मध्यम क्रियाशील तत्व तो कौन सी विधि द्वारा? निस्तापन। यदि सल्फाइड के रूप में है तो भर्जन विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधिक क्रियाशील तत्व का निष्कर्षण कौन सी विधि द्वारा? विद्युत अपघटन विधि द्वारा। इसमें हम क्या करते हैं, एक पात्र लेंगे जिसको बोलते हैं टैंक। क्या बोलते हैं? टैंक। इसमें एक विलयन मिलाएंगे, जो सॉल्ट होता है, लवणीय होता है, नाम है कॉपर सल्फेट का विलयन। इसका कार्य क्या होता है? अशुद्धियों को अपने विलयन में मिलाना। किसका कार्य? कॉपर सल्फेट। जो भी अशुद्धि है किसके अंदर? धातु के अंदर, उसको अपने अंदर घोल देती है। कौन सा विलयन? कॉपर सल्फेट का विलयन। इसलिए इसको इसके अंदर डाला जाता है। फिर क्या करेंगे? दो छड़े लेंगे, दो छड़े लेंगे, किसकी बात हो रही है? अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है ना। अधिक क्रियाशील तत्व कौन कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है ना। इसमें मैं देखो एल्यूमिनियम के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कैसा तत्व है? अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है ना। इसको हम मानेंगे एनोड, अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु। कौन सी धातु ली हमने? एल्यूमिनियम, ठीक है ना। कौन सी धातु ली? एल्यूमिनियम +3 चार्ज। कौन सी धातु लेनी है आपको? अशुद्ध लेनी है। अशुद्ध धातु से कौन सी धातु प्राप्त करनी है आपको? शुद्ध धातु प्राप्त करनी है। मैंने धातु कौन सी ली है? एल्यूमिनियम। तो अशुद्ध धातु कौन सी? एल्यूमिनियम। तो आपको शुद्ध धातु प्राप्त करनी है किसकी? एल्यूमिनियम की, ठीक है ना। तो अशुद्ध धातु लिए, इसको हम बोलेंगे एनोड। ये होती है प्लस की, प्लस, ठीक है। ये होती है शुद्ध धातु, ये भी Al3 प्लस। इसको बोलेंगे प्लेट को कैथोड, माइनस। दो छड़े होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। प्लस की कौन सी है? अशुद्ध धातु, जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त करना है। इससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त करना है, ठीक है ना। ये होगी धातु हमने कौन सी ली एग्जाम्पल के रूप में? एल्यूमिनियम। इसको हम बोलेंगे प्लस और इसको बोलेंगे माइनस, ठीक है ना। अब दोनों छड़ों को किससे जोड़ेंगे? एक बैटरी से। किससे जोड़ेंगे? एक बैटरी। ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है ना। ये स्विच है। बैटरी का देखो बड़ा वाला सिरा होता है प्लस का और छोटा वाला माइनस का। ये प्लस से जोड़ देना इसको। ये स्विच है, इसको इससे टच करेंगे तो स्विच ऑन होगा और इसको थोड़ा दूर ले जाएंगे तो स्विच ऑफ होगा, ठीक है ना। अभी देखो धारा प्रवाहित नहीं हो रही क्योंकि स्विच ऑफ है इसलिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने एक टैंक लिया, टैंक के अंदर एक लवण का विलयन डाला। लवण का नाम क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन। इसका कार्य क्या होता है? जो भी अशुद्धि होती है उसको अंदर अपने अंदर घोल देता है, ठीक है ना। फिर हमने दो छड़े ली, एक प्लस की और एक माइनस की। प्लस की कौन सी छड़ है? अशुद्ध धातु। और माइनस की कौन सी है? शुद्ध धातु, ठीक है ना। अशुद्ध धातु हमने कौन सी ली? एल्यूमिनियम। और शुद्ध धातु भी कौन सी ली? एल्यूमिनियम, ठीक है ना।
तो फिर इसके अंदर से हमको अशुद्धियां बाहर निकालनी है, ठीक है ना। चलो आगे लिखो, अधिक्रियाशील तत्व का निष्कर्षण। एक टैंक लेकर उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं, जिसमें इसका कार्य अशुद्धियों को अपने अंदर घोलना होता है। अशुद्धियों को अपने अंदर घोलना होता है, किसका कार्य होता है? कॉपर सल्फेट का, ठीक है ना। इस विधि में अशुद्ध धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम को एनोड व शुद्ध धातु, ये भी कौन सी है? एल्यूमिनियम को कैथोड के रूप में, कैथोड मतलब कौन सा चार्ज? माइनस के रूप में रखा जाता है। शुद्ध धातु को कैथोड पर और अशुद्ध धातु को एनोड पर रखा जाता है, ठीक है ना। अब देखो इस विलयन को स्विच ऑन करो, ठीक है ना। स्विच ऑन होने से क्या होगा? इस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा ध्यान रखना प्लस से माइनस की तरफ होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है, याद रखना, प्लस से माइनस की तरफ होता है। प्लस कौन सा है? ये वाला, माइनस इधर, तो प्लस से माइनस की तरफ। अब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धीरे धीरे ये क्या होंगे? गर्म होंगे। कौन? कैथोड और एनोड धीरे धीरे गर्म होंगे। गर्म होने से क्या होंगे? इसमें जो भी अशुद्धियां है वो बाहर निकलेगी। अशुद्धियां क्या होगी? बाहर निकलेगी, जो कि क्या होगी? किसके अंदर घुल जाएगी? कॉपर सल्फेट के अंदर। किसके अंदर? कॉपर सल्फेट, क्योंकि इसका कार्य क्या होता है? अशुद्धियों को अपने अंदर मिलाना, ठीक है ना। अशुद्धियां बाहर निकलेगी, जो कि इसके अंदर इसको घुला देगी, और लास्ट में जाके इसके पेंदे में, किसके पेंदे में? एनोड के पेंदे में जम जाएगी। ये जम गई। जो अशुद्धियां एनोड के तली पर जाकर जमती है उसको हम बोलेंगे एनोड पंख। क्या बोलते हैं? एनोड पंख। वापस परिभाषा सुन लेना। जो भी अशुद्धियां गर्म करने से बाहर निकलती हैं और कॉपर सल्फेट के विलयन में मिल जाती है, और लास्ट में जाके उसकी तली में, किसकी तली में? एनोड के तली में जाकर जम जाती है, और उस अशुद्धियों को हम क्या बोलेंगे? एनोड पंख। याद रखना। देखो अशुद्धियां तो निकल गई, अब लास्ट में क्या बचा? शुद्ध धातु। शुद्ध धातु बचा। तो शुद्ध धातु के कण किस तरफ जाएंगे? शुद्ध धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, Al3+, Al3+, ठीक है ना। तो ये यहां से निकलेंगे शुद्ध धातु के कण, और कहां पर जाके चिपक जाएंगे?
कैथोड पर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक परत जम जाती है, इसके ऊपर एक परत जम जाती है। इस परत को ही हम क्या बोलेंगे, शुद्ध धातु, शुद्ध धातु, ठीक है ना। तो इसका पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले सबसे पहले परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। पहला स्टेप है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने से दोनों क्या होंगे, गर्म होंगे। दूसरा स्टेप, कैथोड व एनोड प्लस चार्ज के गर्म होने से एनोड से निकली अशुद्धियां कैथोड व एनोड के गर्म होने से, गर्म क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया था इसलिए। तो कैथोड व एनोड के गर्म होने से एनोड से निकली अशुद्धियां कॉपर सल्फेट के विलयन में घुलकर उसके पेंदे में जम जाती हैं। इस जमी हुई अशुद्धियों को एनोड पंख कहते हैं, ठीक है ना। कैथोड व एनोड के गर्म होने से एनोड से निकली अशुद्धियां किस विलयन में मिल जाती है, कॉपर सल्फेट के विलयन में घुलकर उसके पेंदे में जम जाती है, और जो जमी हुई अशुद्धियों को हम क्या बोलेंगे, एनोड पंख। अशुद्धियां तो निकल गई। अब अगला स्टेप, अब उतनी ही मात्रा में शुद्ध कण कौन सी प्लेट, कैथोड पर जाकर निक्षेपित हो जाते हैं। और लास्ट में जाके हमें क्या प्राप्त होती है, शुद्ध धातु, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक टैंक लिया, टैंक के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का विलयन डाला। इसका कार्य क्या होता है, और जो भी अशुद्धियां होती है उसको अपने अंदर घोलना होता है, ठीक है ना। फिर दो छड़े ली, एक कैथोड दूसरा एनोड। एनोड तो है अशुद्ध धातु की और कैथोड है शुद्ध धातु की, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। धीरे धीरे ये गर्म होगी तो इससे अशुद्ध धातु है, जो अशुद्ध धातु इसमें से निकलकर किसके अंदर घुल जाती है, कॉपर सल्फेट के मिलयन में घुल जाती है और जाके पेंदे में जमा हो जाती है। और जो पेंदे में जाकर जमा होती है उसको बोलते हैं एनोड पंख। और लास्ट में क्या बचे, शुद्ध धातु के कण जो कि प्लस है, और एक कौन सी छड़ है, माइनस की। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इस शुद्ध कण जाके किसके ऊपर जमा हो जाते हैं, एनोड पर। इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध
धातु। ठीक है ना, तो ये कौन सी विधि हुई? विद्युत अपघटन विधि। ठीक है ना, जल्दी से उतारो इसको। जल्दी से उतारो इसको। दूसरा टॉपिक है आपके मध्यम क्रियाशील तत्व का निष्कर्षण का निष्कर्षण। कौन सी विधि काम में आती है इसमें? निस्तापन। कब काम आती है? जब अयस्क किसके रूप में हो? कार्बोनेट के रूप में। दूसरी वर्जन, ये कब काम आती है? जब अयस्क सल्फाइड के रूप में हो, सल्फाइड के रूप में हो। ये धातु भी अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील होती है। कौन सी? मध्यम क्रियाशील, जो कि स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है। ये धातुएं कार्बोनेट व सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। यदि अयस्क कार्बोनेट के रूप में हो तो कौन सी विधि? निस्तापन विधि। तो निस्तापन विधि या सल्फाइड अयस्क के रूप में हो, तो देखो, कार्बोनेट के रूप में हो तो निस्तापन विधि, और सल्फाइड अयस्क के रूप में हो तो वर्जन विधि काम में ली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम निस्तापन के बारे में। निस्तापन
विधि। विस्थापन विधि, यदि कार्बोनेट एस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, देखो यदि कार्बोनेट एस, ठीक है ना, एस किसके रूप में, कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट एस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वह ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। इस विधि को निस्तापन विधि कहते हैं। निस्तापन विधि कहते हैं। यदि एस कार्बोनेट के रूप में हो तो कार्बोनेट एस को सीमित वायु में, वायु की मात्रा क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। वायु का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। तो कार्बोनेट एस को सीमित वायु में अधिक ताप पर, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, अधिकतम, मैक्सिमम होना चाहिए। तो सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वह ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, निस्तापन विधि, ठीक है ना। चलो इसमें देखो मध्यम क्रियाशील तत्व कौन सा है, चलो जिंक के बारे में बात करते हैं, ठीक। इसमें देखो जिंक कार्बोनेट के रूप में, किसके रूप में, कार्बोनेट के रूप में गर्म करेंगे, क्या करेंगे, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना। इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ZnO, साथ में CO2। मैंने क्या बोला, यदि अयस्क कार्बोनेट के रूप में हो तो इसको सीमित वायु में लिख दो, सीमित, एक मिनट रुको, देखो यदि ZnCO3 को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, वस्तु को गर्म कर रहे हैं तो कौन सी गैस की उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन। क्या बनेगा, धातु प्लस CO2, ये तो गैस में, और ये गैस में, और ये सॉलिड में। यदि अयस्क कार्बोनेट के रूप में, देखो जिंक कार्बोनेट गर्म करने पर जाता है तो वो ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड है, जिंक, तो क्या बचेगा, जिंक ऑक्साइड। अब देखो इसमें से आपको ऑक्सीजन और निकालनी, ठीक है ना, इसको वापस इधर ले लो, जिंक ऑक्साइड, इसको वापस गर्म करो, कौन सी विधि, अपचयन विधि द्वारा, अपचयन विधि द्वारा। तो अपचयन विधि द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, Zn+O, ये हम शुद्ध धातु। जब इस धातु को हमने किसके रूप में निकाला, कार्बोनेट के रूप में, तो साथ में क्या शामिल था, कार्बोनेट अयस्क, तो इसको पूरा क्या बोलेंगे, जिंक कार्बोनेट,
इसको हमने गर्म किया, कौन सी गैस की उपस्थिति में? ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल में चली जाती है। इसको वापस इधर ले लो, इसको वापस गर्म करो, ठीक है ना। तो गर्म करने से क्या होगा? ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी और लास्ट में हमें क्या प्राप्त होगा? शुद्ध धातु, और धातु क्या है? जिंक। ठीक है ना। दूसरी विधि है वर्जन विधि। वर्जन विधि, यदि अयस्क सल्फाइड के रूप में हो तो इसमें गैस को अधिकतम वायु के साथ गर्म करते हैं तो यह भी किस में परिवर्तित हो जाता है? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे? इस विधि को वर्जन विधि कहते हैं। वर्जन इस विधि को वर्जन विधि कहते हैं। अब देखो किसके रूप में? सल्फाइड, चलो ले लो जिंक सल्फाइड, धातु है लेकिन किसके रूप में? तो इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फाइड। इसको भी वापस गर्म करो, कौन सी गैस की उपस्थिति में? O2। अधिक ताप पर इसमें अधिकतम वायु, अधिकतम वायु। जब अयस्क सल्फाइड के रूप में हो तो उसको भी गर्म किया जाता है। वायु कैसी होनी चाहिए? अधिकतम, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसको भी देखो तेज गर्म करो तो साथ में क्या बनेगा? वापस क्या बनेगा? देखो इधर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड। साथ में कौन सी गैस बनेगी? इसमें देखो CO2 बनेगी, इसमें SO2, ये भी गैस में, और ये भी वापस किस में चली जाएगी? वायुमंडल में। ठीक है ना। देखो शुद्ध धातु प्राप्त नहीं हुई, किसके रूप में? ऑक्साइड के रूप में। ठीक है ना। इसको जिंक ऑक्साइड, इसको भी वापस गर्म करो, कौन सी विधि द्वारा? अपचयन विधि द्वारा। अपचयन विधि में क्या होता है? जो भी ऑक्सीजन होती है धातु से जुड़ी होती है वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। क्या प्राप्त हुई? शुद्ध धातु। चलो बताओ, वर्जन विधि और निस्तापन विधि में दोनों में क्या अंतर है? लगभग आपको परिभाषा सेम दिख रही होगी। ठीक है, अंतर बताओ जल्दी से। इसमें देखो निस्तापन विधि में क्या है? वायु की मात्रा क्या थी? सीमित थी, कम थी। ठीक है ना। लेकिन वर्जन विधि में क्या है? वायु की मात्रा क्या है? अधिकतम है। दोनों में सिर्फ यही अंतर है, दोनों को गर्म किया जाता है। ठीक है ना। दोनों किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? ऑक्साइड के रूप में। वापस ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालना हो तो कौन सी विधि द्वारा काम में ली जाती है? अपचयन विधि द्वारा। और लास्ट में हमें क्या प्राप्त होती है? शुद्ध धातु। इसी पार्ट के साथ ये पार्ट समाप्त हुआ। थैंक यू।